हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है ड्रॉबैक्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला डायरेक्ट इंटरवेंशन था इंडिया के अफेयर्स में। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी काफी हद तक अपनी मर्जी से चला करती थी, प्रॉफिट के लिए, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। लेकिन बंगाल फेमिन 1770 के बाद जब लगभग 1 करोड़ लोग मर गए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि अब कंपनी को रेगुलेट करना जरूरी है। क्या बोलते कंपनी कमाए ले बहुत बने, इनको लग रहा सारे बन रहे, अगले लग रहे बहुत बने, आप अच्छा ले मत कर, आए बापुन कट्टर 3770। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी या जवाबदेही गवर्नर जनरल की थी, लेकिन गवर्नर जनरल की पावर थी लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड। यहाँ गवर्नर जनरल का मतलब है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरिन हेस्टिंग्स, जो पहला गवर्नर जनरल था जो इस एक्ट के बाद अपॉइंट हुआ। लेकिन उसके पास पावर थी जरूर, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं था। मतलब ये कि जितना वो पावरफुल दिखता था असल में उतना नहीं था। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी भी एक्ट को पास करने के लिए उसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स की सहमति लेनी पड़ती थी, क्योंकि एक्ट पास होता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मेजॉरिटी डिसीजन के बेसिस पे। सोचिए, अगर आप पीएम हैं लेकिन आपके 4 मंत्री ही हर फैसले में विटो लगा सकते हैं तो आपका पोस्ट बड़ा जरूर है लेकिन आप डिसीजन नहीं ले सकते बिना उनकी इजाजत के। ये हाल गवर्नर जनरल का था। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि डिसीजन लेती थी काउंसिल, लेकिन उस डिसीजन की जवाबदेही होती थी गवर्नर जनरल की। तो ये एक ड्रॉबैक था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। जिम्मेदारी बिना अधिकार के और अधिकार बिना जिम्मेदारी के, दोनों गवर्नेंस के लिए खतरनाक है। और ये एक्ट एक पैराडॉक्स क्रिएट करता था जहां फैसले कोई और कर रहा था लेकिन जवाब देना गवर्नर जनरल को पड़ता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने जो दूसरी मुसीबत खड़ी की थी वो ये थी कि मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया था। पहले बॉम्बे, मद्रास और बंगाल तीनों प्रेसिडेंसीज एक जैसे पावरफुल थे, लेकिन इस एक्ट के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे पावरफुल हो गई। इससे रीजनल इम्बैलेंस आया। लेकिन किन विषयों पे वो गवर्नर्स इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और किन पर उन्हें गवर्नर जनरल पे डिपेंडेंट होना होगा या उसकी परमिशन लेनी होगी, इसकी कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने सैलिसिट और बेसाइन एरिया के लिए मराठाओं से ट्रीटी साइन करनी चाहिए थी, पर बंगाल के गवर्नर जनरल को लगा ये डिसीजन उनकी मर्जी के बिना हुआ और इस पे काफी टेंशन हुआ। और बाद में हमें देखने को मिलता है कि गवर्नर्स को आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट उठता है और एक ट्रीटी कैंसिल भी की जाती है। इसका एक्चुअल में बहुत बुरा असर पड़ रहा था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी। कभी कभी ये परमिशन लेनी है या नहीं वाले मामले इतने उलझे होते थे कि अच्छे अच्छे लोगों के सर में दर्द हो जाए और अगर कोई आम आदमी हो तो खड़े खड़े गिर जाए। इसके अलावा एक और दिक्कत थी कि सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ये इंडिया का पहला सुप्रीम कोर्ट था जो कलकत्ता में बना था। इस सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस थी सर एलिजा एम्फे। ब्रिटिश सोच रहे थे कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मिलकर काम करेंगे, पर उसका हुआ उल्टा। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने यह सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से काम करेंगे, लेकिन असल में तो ये दोनों एक दूसरे को खाने के लिए तैयार थे। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच भयानक कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे और ये मामले कहाँ जाएंगे, क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, इसका तो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर या गाइडलाइन भी नहीं था। होता क्या था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल कोई एक्ट पास करती थी या कोई बिल पास करती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको रजिस्टर करने से मना कर देता था। नंद कुमार केस में एलिजा एम्फे ने इंडियन को केस में ट्रायल करके डेथ सेंटेंस दे दिया, जबकि ये सिविल रेवेन्यू का केस था। इस पे वैरिन हेस्टिंग्स और एम्फे के रिलेशंस काफी खराब हो गए थे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे गए उस समय जब गवर्नर जनरल वैरिन हेस्टिंग्स थे और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जस्टिस एलिजा एम्फे। उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स की खबर लंदन तक यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचती थी।
तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमी को दूर करने के लिए एक के बाद एक 2 एक्ट्स बनाए गए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और पिटिस इंडिया एक्ट 1784। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की। हुआ क्या था कि 1773 के बाद सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। गवर्नर जनरल ने इस बात की कंप्लेंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से की और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रखा। उन्होंने कहा भाई इस सिचुएशन में तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी काम करना मुश्किल है। इस कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था टॉर्चर कमेटी। टॉर्चर कमेटी की रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस के बेसिस पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। इस कमेटी का नाम आयरनिक है क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा इंडियन सब्जेक्ट्स के ऊपर की गई जुडिशियल टॉर्चर पे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की पावर्स को क्लियरली डिफाइन और डिवाइड करना। सबसे इंपॉर्टेंट फैसला ये लिया गया कि रेवेन्यू से जुड़े हुए सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये सारे मामले सिर्फ गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ही हैंडल करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहा गया कि देखो भाई, इंडियन लोगों के अपने कस्टम्स, अपने रिचुअल्स, अपने लॉज होते हैं, उनमें छेड़छाड़ मत करो। मतलब मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम लॉ को फॉलो किया जाए और हिंदू लोगों के लिए हिंदू लॉ को ट्रायल के लिए अप्लाई किया जाए। ये डिसीजन एक तरह का लीगल प्लूरलिज्म था जिसमें ब्रिटिश लॉ को इम्पोज करने के बजाय लोकल लॉ सिस्टम्स को एक्नॉलेज किया गया। इस एक्ट को अगर मोटे मोटे तौर पे समझा जाए तो ये एक्ट मेनली गवर्नर जनरल काउंसिल के फेवर में था और इस एक्ट ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट से सुपीरियर एस्टैब्लिश किया। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की दूसरी कमी को दूर करने के लिए पिटिस इंडिया एक्ट लाया गया जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डाउट डिमोलिशर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।